तो आज लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। कई वादे जनता से किए और जो जनता से वादे किए जाते हैं उससे सरकार आने पर क्या फर्क पड़ता है, चुनाव में क्या फर्क पड़ता है, उसके बाद जब सरकार आती है उसके बाद जो सरकारें स्कीम देती है, खास तौर पर वो स्कीम है जिससे जनता को सीधे फायदा होता है, जिसे फ्रीबीज भी कहा जाता है, उससे जनता पर क्या असर पड़ता है और चुनाव पर क्या असर पड़ता है, इसकी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे केंद्र सरकार की योजनाओं और दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, खास तौर पर तमिलनाडु की और कर्नाटक की और अन्य जो राज्य हैं वहाँ क्या क्या योजनाएं दी जा रही हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो रोजाना की तरह मेरे साथ हैं अरुण चौबे सर, संपादक हैं इंडिया.com के साथ, और हम आज बात करने वाले हैं सर कि जिस प्रकार से आज कांग्रेस ने न्याय पत्र जारी किया है, 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की है, और केंद्र सरकार भी कई प्रकार के जो स्कीम्स लेकर आती है जनता के लिए, जिससे जनता को सीधे फायदा मिलता है। तो इन जो जो इस प्रकार के स्कीम्स होते हैं, इनका कितना असर पड़ता है चुनाव पर सर? धन्यवाद नरेश। जी जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने आज अपना न्यायपत्र जारी किया। जी उसमें उन लोगों ने जो है समाज के सभी वर्गों को उसमें समाहित करने की कोशिश की है अपने 5 न्याय के जरिए। जी 5 न्याय में युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और जी हिस्सेदारी न्याय, इसके तहत उन्होंने उसके जो 5 गारंटीज ईच यानी जी सभी न्याय के साथ में ये 5-5 पाँच पाँच गारंटी, गारंटी है। तो 25 जो है उन्होंने गारंटी दी है, जी जिसके तहत उन्होंने युवाओं को रोजगार से लेके महिलाओं को सुविधाओं से लेके बहुत सारी जी लोक लुभावनी जी योजनाओं का की भी घोषणा की है, जी अगर वो सरकार में आते हैं तो। जी लेकिन इसके पहले आप देखेंगे कि जो दिसंबर में चुनाव हुए 4 असेंबली में, जी जो रिजल्ट आया चुनाव का, जी उस दरमियान भी राज्यों में कई लोक लुभावने इस तरह के फ्रीबीज, जिसको आप आजकल कह सकते हैं फ्रीबीज, जी जो चुनाव के पहले अनाउंस किए जाते हैं। जी और सभी राजनीतिक पार्टियां जो है उन फ्रीबीज को अपने घोषणा पत्र में जगह दे रही हैं, और जिसका असर भी पड़ता है। पड़ता है, सीधी सी बात है। और आप देखेंगे कि वर्तमान केंद्र सरकार ने काफ़ी कुछ फ्रीबीज को जो है अपनी योजनाओं में लागू कर रखा है। जी उसकी वजह से एक एक परमानेंट, एक स्थायी जो है लाभार्थी वर्ग भी पैदा हुआ पैदा हो है। रहा है। लेकिन इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इन अगर हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि जी में जाके देखें तो इस तरह की योजनाएं क्यों शुरू हुई और कब से शुरू हुई, जी तो आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु जो है जी एक ज़बरदस्त उदाहरण है उस श्रेणी में आप देखेंगे। और इसकी शुरुआत आप देखेंगे कि तमिलनाडु में जो है द्रविड़ राजनीति के साथ में सीएन अन्नादुरई, जी जो कि डीएमके के फाउंडर थे जी और 67 से जो है मुख्यमंत्री रहे, 2 वर्षों तक जी मुख्यमंत्री रहे। तो उनकी एक मुझे याद आती है, उनकी एक योजना थी 4.5 केजी जो है 4.5 किलो चावल जी 1 रुपए में देने की उन्होंने योजना शुरू की थी। जी तो वो पहली ऐसी दिखाई पड़ती है राजनीतिक पार्टी की तरफ से फ्रीबी जी एक योजना। बहुत लोग लाभान्वित हुए, जी लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ कि उनका जो उनकी जो ट्रेजरी है, जी राज्य की ट्रेजरी, उसमें ड्रेन हो गई। जी तो उसकी वजह से उन्हें उसको जो है उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन उस तरह के कार्यक्रम तमिलनाडु की राजनीति में वर्ष दर वर्ष बढ़ते बढ़ते गए, ही गए। और उसके अलावा वो पूरा देश भर में बढ़े। और हमने देखा कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो दिल्ली है। अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से यहाँ पर योजनाएं देते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, बस की सुविधाएं, तो उसके बाद लगातार अरविंद केजरीवाल को फायदा भी हुआ है, सरकार में वो दोबारा आए। लेकिन सर अगर तमिलनाडु की बात हुई है तो तमिलनाडु में बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर मैं गिनाऊं, महिलाओं को 1,000 रुपये का जो मानदेय दिया जाता है, मुफ्त में बस सेवा है महिलाओं के लिए, डोर टू डोर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, तो इसके अलावा नाश्ता हर जगह सर, मिड डे मील दिया जाता है स्कूलों में। लेकिन तमिलनाडु में एक ऐसा राज्य है जहां पर नाश्ता दिया जा रहा है बच्चों को। अगर हम प्रधानमंत्री यानी केंद्र सरकार की योजनाएं जो हैं, जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, अगर इनका कंपेयर इनका करें, तुलना करें अगर तमिलनाडु की योजनाओं से, तो किसकी योजनाएं आपको क्या लगता है कि ज़्यादा इम्पैक्टफुल देखिए, है? आप देखेंगे कि किसकी योजना ज़्यादा प्रभावी है। इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं जी कि आम आदमी का किससे जो है ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जी जाहिर सी बात है, अगर राज्य सरकार के तमिलनाडु में जी लगातार फ्रीबीज दे रही है, जी जैसे कि 1,000 जो है वो जो महिलाओं को सुविधा देने की बात है, जी या फिर वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि डीएमके और एआईडीएमके के बीच जी में प्रतिस्पर्धा बनी रही, एक तरह से कंपटीशन चलता रहा है। 2006 का जब चुनाव हुआ, करुणानिधि जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं, एमके स्टालिन के जी पिताजी थे, जी तो जब वो उन्होंने 2006 का इलेक्शन स्वीप किया
तो उस समय इसी तरह की उन्होंने जो है फ्री कलर टीवी, फ्री कलर टीवी की बात की ही थी, जिसकी वजह से जो है उन्होंने एक तरह से उनके चुनाव में एक करिश्माई जो है तरीके से परिवर्तन हुआ, वो स्वीप कर गए। जी। वो उस समय वो योजना थी। 2013-14 में जब AIADMK की जयललिता की सरकार थी, तो आप देखेंगे कि उन्होंने 2013 में अम्मा कैंटीन शुरू की। अम्मा कैंटीन, तो जी। इसमें आप देखेंगे कि महिलाओं को खुश करने के लिए, महिलाएं जो है खुश होती हैं तो पूरा परिवार का जो है के ऊपर असर पड़ता है। तो जो अम्मा कैंटीन शुरू है, जी। किस तरह से प्रभावित होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अम्मा कैंटीन शुरू हुई तो उसमें लाखों महिलाओं को रोजगार रोजगार मिला, लोगों को सस्ता खाना मिला। सस्ता खाना मिला। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जी। जो महिलाएं ज़्यादातर रन करती हैं रूरल एरियाज में या सेमी अर्बन सिटीज़ में, तो वहाँ पर फ़ायदा मिला। उसके साथ आप देखेंगे अगर महिला उद्यमी काम कर रही है तो उसके परिवार की भी जिम्मेवारी, उसके ऊपर बच्चे होते हैं तो उनकी जिम्मेवारी। तो उन्होंने उसके साथ में एक योजना कर दी, मम्मा अम्मा बेबी किट। जी। उसकी भी योजना लागू, जो कि बहुत देखा जाए तो प्रैक्टिकल थी, जी। जिसकी वजह से जो महिलाएं जो जो जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए, या जो जो जिनके छोटे बच्चे हैं या जन्म देने वाली हैं, उनके लिए जो केयर की जो सुविधा हुई, तो ये वेलफेयर स्टेट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छी योजनाएं हैं, जिसके तहत जो है आप जो गरीब तबका है उसके लिए सुविधाएं देते हैं। बिल्कुल। तो ये तो राज्य का कर्तव्य भी बनता है। लेकिन अगर आपने जैसा कहा कि कंपेयर करने की बात, तो कंपैरिजन में जो जो जिनको इस तरह के लाभ मिले हुए हैं, जी। उनके सामने उनका रिप्रेजेंटेटिव जो असेंबली से आता है, तो जाहिर सी बात उसकी नज़दीकी ज़्यादा जी। है अगर वो सरकार में है तो। जी। और फिर दोबारा सरकार में आने के लिए वो आपसे वायदा कर रहा है, जी। तो जाहिर सी बात वहाँ का जो मास होगा, जो वोटर होगा, उसके नज़दीक ज़्यादा होगा, इसलिए वो ज़्यादा उसको प्रिफर करता है। जी। तो यहाँ समीपता की, वोटर और नेता के बीच के कनेक्ट की बात है। जी। जैसे आप देखेंगे कि केंद्र सरकार में जैसे मोदी जी की गारंटी है, जी। प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने मोदी गारंटी इस चुनाव में कहा है। मोदी गारंटी की बात क्या है? उनकी गारंटी ये है कि उन्होंने जो योजनाएं शुरू की उसको ज़मीन पे उतार दिया। जी। तो उसमें जो है कास्ट, क्रीड, जो ये बैरियर्स थे जी। वो टूट जी। गए। अगर वो उस पर्टिकुलर गांव में या पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक दलित महिला या परिवार है और साथ में चाहे सवर्ण गरीब परिवार है, उसको ग्रामीण अंचल में प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का फायदा मिल रहा है, जी। तो उसमें कोई ये देख के नहीं कर रहा है, वहाँ जो सोशियो इकोनॉमिक रीजन है उसके तहत में मिल रहा है। तो इस तरह से बहुत से बैरियर्स भी टूटे हैं। और इन योजनाओं का जो है, मैं यूँ कहूँ कि जो वोटिंग पैटर्न है जी। उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। बिल्कुल सर, एक इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल अमूमन उठता है कि जैसे उत्तर भारत के जो प्रदेश हैं, जैसे उत्तराखंड की बात करूं, यूपी की बात करूं, बिहार की बात करूं, तो प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की जो स्कीमें हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है, फ्री में राशन की योजना है, आवास की योजना है, तो ये यहाँ असरदार जरूर होती है। लेकिन दक्षिण भारत में देखें तो वहां पर भी चुनाव होते हैं, लेकिन पिछली बार भी तमिलनाडु में चुनाव हुआ था, कर्नाटक में चुनाव हुआ था, और वहां पर उतना प्रभावी नहीं रहता है केंद्र सरकार की जो स्कीमें हैं। हालांकि क्या हम ये मान ली जाए कि जो उत्तर भारत के जो राज्य सरकारें हैं ये बेहतर स्कीम्स नहीं बना पाई हैं, यहाँ की जो लोकल जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इस वजह से शायद हो कि केंद्र की स्कीम भारी पड़ती हो? नहीं, मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि एक लेगेसी होती है जी। फ्रीवीज की लेगेसी जो है, जो दक्षिण भारत के राज्य में है, खासकर तमिलनाडु की अगर बात कर रहे हैं, तो वहाँ एक लेगेसी है। जैसा मैंने कहा, डीएमके के फाउंडर CN अन्नादुराई ने 60s में ही शुरू कर दी थी। वो बढ़ते बढ़ते एक स्वरूप ले ली, जिसमें सभी सरकारों के लिए, जैसा मैंने 2006 का चुनाव कहा, इवन 2020 के चुनाव में जो जिस सरकार को पलानीस्वामी उस समय मुख्यमंत्री थे AIADMK के, उनकी सरकार को डीएमके ने हराया। तो उस समय उन्होंने जो इंटरिम जो एक बजट प्रस्तुत किया था 2020 में, मैं बताता हूं कि वो तकरीबन उसकी संख्या थी उस समय जो है एक जो 4.87 लाख करोड़ का जो इंटरिम बजट था, वो रेवेन्यू डेफिसिट बजट था। अच्छा। आप समझ सकते हैं कि उन फ्रीबीज का स्टेट के रेवेन्यू पे भी असर पड़ता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट बजट डेफिसिट में चला गया। फिर भी उनके लिए कंपल्सन था, ये पॉलिटिकल कंपल्सन भी हो जाता है कभी कभी कि आप फ्रीबीज अनाउंस करें। उसी के साथ में 2021 के चुनाव के पहले जो है, इन्होंने जो स्टालिन थे, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उन्होंने 1000 रुपये जो प्रतिमाह जो महिलाओं के लिए जो देने का वायदा किया, उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें शुरू की, जो वेलफेयर स्कीम। तो उसको चूंकि सरकार बदलने वाली थी, उससे लोग एंटी इनकम्बेंसी से नाराज थे। एक फैक्टर जो काम किया, प्लस इनकी लोक लुभावनी योजना, वो ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई। मैं तो आपको एक आश्चर्य की बात बताऊंगा कि
जब ये जो तमिलनाडु के एक जो कमल हसन एक्टर है, सिने एक्टर हैं, उन्होंने जब अपनी पार्टी लॉन्च की, जो उसका क्या है, मक्कल निधि मारन MNM लॉन्च की थी, तो उन्होंने तो एक प्रॉमिस किया था कि महिलाओं का जो 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 हाउस होल्ड वर्क है, जो महिलाएं जो घर में अपना काम कर रही हैं, उसको मोनेटाइज करेंगे। अच्छा। तो वो किस तरीके से, क्या फार्मूला था, ये तो मुझे पूरी तरह से नहीं पता है, लेकिन जनता को पसंद नहीं आया सर वो उस तरह से जनता ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन इस तरह की भी बातें आती हैं कि साहब उनके हाउस होल्ड वर्क को भी हम मोनेटाइज करने की महिलाओं की बात, जैसे सर कर्नाटक में जो कांग्रेस ने वादा किया कि हम लोग 5 गारंटी जो दी, उनमें से सबसे प्रमुख गारंटी थी कि महिला अगर सदस्य, अगर महिला परिवार की महिला मुखिया होती है तो उसे 2,000 रुपये प्रतिमाह देंगे। तो ये जो स्कीम थी, क्या यही स्कीम कांग्रेस को कर्नाटक में जिताने में कारगर साबित हुई? क्या कहते हैं? कुछ हद तक देखिए, अगर कर्नाटक का चुनाव जो हुआ था उस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उसके बाद में हुआ था, तो कर्नाटक का चुनाव जो है उस समय उनकी बीजेपी की सरकार को उन्होंने अपदस्थ किया था। कांग्रेस ने अपने प्रोग्राम्स के जरिए जो उस समय बीजेपी की सरकार के खिलाफ जनता का जो मोह भंग हुआ, उसके कई फैक्टर थे, लेकिन उसमें जो 5 गारंटी जो है, आपने गृह लक्ष्मी योजना और दूसरी और 4 और योजनाएं थी, जिसमें यही था कि फ्री बिजली थी, ये फ्री ट्रांसपोर्ट महिलाओं के लिए, इसमें प्रो वीमेन जो है कई योजनाएं हैं, जिसका असर देशव्यापी इस समय हो गया है। और मैं कहूँगा कि ज़्यादातर पार्टीज़ में होड़ लगी हुई, जो कि आज के मैनिफेस्टो में भी आपने कांग्रेस में देखा होगा, नारी न्याय में बहुत सारी, जैसे आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर के लिए जो मानदेय, जो स्टाइपेंड है, उसको डबल करने की कोशिश की गई है। तो उसी तरह से कर्नाटक के चुनाव में उन्होंने जो योजनाएं लागू की थी, उसका असर जबरदस्त पड़ा था, और वो वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर्स में था। पूरी तरह से नहीं था, लेकिन उसके साथ में और भी फैक्टर्स थे, जैसे माइनॉरिटी इन मास वोटिंग भी थी कुछ एरियाज में, वहाँ पर जो है जो माइनॉरिटी वोट बैंक है, उसका एक डिसाइडिंग फैक्टर कांग्रेस के इसमें आया था। और जो वहाँ पर वोकालिंगा और लिंगायत की राजनीति है, लिंगायत जो कि इस समय ओबीसी सेगमेंट आप कह सकते हैं, वो वोट बैंक भी खिसक गया था कांग्रेस की तरफ। तो वो ये सब कई फैक्टर थे, लेकिन ये जो 5 गारंटी जो कि पहली कैबिनेट में वहाँ के सिद्धारमैया जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो वो पहली ही कैबिनेट की मीटिंग की, उन्होंने तुरंत ये 5 गारंटी को जो है पूरा कर दिया। 100 दिनों के भीतर जो उन्होंने अपना वादा किया था कि हम पूरा तो उन्होंने तो पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा किया। तो ऐसा नहीं है, इस तरह के फ्रीबीज का जो है असर तो पड़ता ही है, और एक वन ऑफ द मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में रोल प्ले जरूर करता है। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जिस प्रकार से केंद्र सरकार योजनाएं देती हैं, दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में उसी से लगभग उसी प्रकार की योजनाएं पहले से ऑलरेडी लागू हैं वहां पर। तो आप तो उसका असर इसलिए ही मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का असर वहां पर कम दिखाई देता है। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि वहां पर एक लीगेसी बन चुकी है कि फ्री बेज होगी। आपको बता दूं कि AIADMK ने तो जब जयललिता की सरकार थी, तो उन्होंने तो एक वायदा ये भी किया था, जो वर्किंग वीमेन है उनके लिए स्कूटी के लिए 25,000 की सब्सिडी देंगे। और करुणानिधि की कैबिनेट में इस पे डिस्कशन हुआ कि 1 बर्नर का स्टोव दिया जाए या 2 बर्नर का स्टोव दिया जाए। इस पे कैबिनेट में डिबेट हुई और कैबिनेट ने पास किया कि साहब नहीं, 2 बर्नर का स्टोव जाना चाहिए, क्योंकि उससे समय बचेगा और वो समय की उपयोगिता जो महिलाओं के लिए ज़्यादा सिद्ध। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के प्रयोग राजनीतिक पार्टियां करती हैं, और वो दक्षिण भारत की राजनीति में ज़्यादा सफल हुआ, जिसको रेप्लिकेट किया। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, जिसका रिजल्ट दिसंबर में आया, तो उसमें लाडली बहना योजना सबसे जो कारगर साबित थी, जिसको कहते हैं कि उसने जो है चुनाव का माहौल ही बदल दिया। उसने 1250 रुपए पर मंथ जो है देने की बात थी। और साथ में आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना, महतारी मतलब जो विमेन, उनको बंधन योजना में उसमें भी 1,000 रुपए देने की बात थी। तो स्टेट और विभिन्न राज्यों में जो है इस तरह की बदली हुई एक ही तरह की योजनाएं हैं। तमिलनाडु में 1,000 रुपए मिलता है, वो महतारी बंधन योजना के तहत 1,000 रुपए छत्तीसगढ़ में। तो ये सब योजनाएं जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ एक तरह से आ चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि प्रधानमंत्री ने जो अपने 4 कैटेगरीज अनाउंस की, चाहे युवा हो, नारी हो, किसान हो और गरीब, तो उसमें आप देखेंगे कि महिला के लिए, नारी के लिए जो उन्होंने प्राथमिकता दी, उसकी एक तरह से होड़ सी मच गई है। भले ही आप वो दक्षिण भारत की राजनीति में देखेंगे ये थी, लेकिन उसका पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंटेशन में नहीं आया है। रिप्रेजेंटेशन आप समझ रहे हैं ना कि कितने उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को वोट टिकट दिए, इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होता है। रिप्रेजेंटेशन उनका अपने तरीके से होता है, लेकिन वो बात
प्रो वीमेन की करते हैं, इस समय सभी पार्टीज कर रही तो हैं। कुल मिलाकर सर ये तो है कि बीजेपी को खास तौर पर नरेंद्र मोदी को फ्रीवीज के जरिए तो फायदा नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को दक्षिण भारत में, उनको दूसरे मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। हाँ, दक्षिण भारत की राजनीति में फ्रीवीज को लेकर नहीं कह क्योंकि सकते, ऑलरेडी जनता को मिल रहा है, बहुत अच्छे अच्छी स्कीमें मिल रही हैं। वो मुद्दा जो है सैचुरेटेड है जी। वहाँ की राजनीति में देखा जाए तो, कर्नाटका में कहिए, तेलंगाना में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो इस तरह के फ्रीवीज की बात करते हैं लोगों को खुश करने की, तो उन्होंने एक जो है सेपरेट माइनॉरिटीज के लिए सेपरेट घोषणा पत्र ही जारी कर दिया था, जिसमें था कि वो लैंड देने के लिए उसके 5 लाख रुपए तक का जो है असिस्टेंस देने की, घर बनाने के लिए। तो इस तरह की भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जो केंद्र की योजना है उसका जो है रिफ्लेक्शन जो है वहाँ पर कितना असर होता है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री उससे बच रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ वो जानते हैं, प्रधानमंत्री जानते हैं कि जो स्कीमें हैं वो बहुत भारी पड़ सकती हैं, वो प्रभावी हैं वहाँ पर खासी, क्योंकि अगर केंद्र देगी तो पूरे देश में देगी, उनको एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं दे सकती है। जो कि वो जैसा कि 5 किलो जो है चावल देने की बात है या राशन देने की बात है, वो तो देशव्यापी 80 करोड़ लोगों को मिल ही रहा है। उसके अलावा एडिशनल जो है राज्य सरकारें दे रही हैं, वो चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे इधर की तरफ हो, राजस्थान हो, सब जगह चल रहा है। लेकिन उनका जो प्रधानमंत्री का जो प्रयास है कि इस तरह से करके जो गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं और राज्यों में भी, उनको भी एक तरह से एक स्तर पे लाया जाए और जो है लाभ जो है सबको मिले। उसमें कास्ट, क्रीड, इस सबसे ऊपर की बात है, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को ज़्यादा ध्यान में रखा जा रहा है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल करते हैं, आखिरी बातचीत करते हैं कि कांग्रेस ने भी बहुत आज लुभावने वादे तो जनता से किए हैं। पहले तो दक्षिण भारत में सब कुछ मिल रहा है जनता को, उसके अलावा केंद्र सरकार भी बहुत कुछ दे रही है। ऐसे में कांग्रेस के जो वादे हैं, चुनावी वादे, कहाँ टिक पाएंगे? कांग्रेस का जो न्याय वाली बात है, उन्होंने जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस को कहा है कि सरकार ने जो है कैप्चर कर रखा है और उनके साथ में लोगों के साथ में न्याय नहीं हो रहा है, और जो जिस तरह से उन्होंने डर दिखाने की कोशिश की, इससे किसान न्याय की बात की, एमएसपी में कानून बनाएंगे। हाँ, एमएसपी की गारंटी की बात कही है उन्होंने, जो है और भी बहुत सारी लोक लुभावने बातें की हैं जो 5 न्याय के जरिए वो। उसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि आज मैनिफेस्टो जब जारी हुआ तो मैं कनेक्ट की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये इस बात से अलग है कि कनेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो मैनिफेस्टो कमेटी के जो चीफ्स हैं चिदम्बरम साहब ने अंग्रेजी में एड्रेस किया, और उसके बाद पूरा का पूरा जो एड्रेस हुआ वो इंग्लिश में था, उसको एक्सप्लेन करने की उन्होंने कोशिश की। तो यहाँ मैं थोड़ा सा डिफरेंस राजनीतिक तरीके से कहने की बात करूँगा। जो उनका विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है जिस तरह से जनता के साथ कनेक्ट होता है हिंदी में, वो ये थोड़ा सा एक मार्क डिफरेंस था। बिल्कुल आप देखेंगे उसके बाद में आप जनता के जो उनकी शीर्ष कांग्रेस का जो शीर्ष लीडरशिप है उसमें आप देखेंगे चिदम्बरम साहब ने अंग्रेजी में एड्रेस किया, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उनके साथ में पूरी तरह से भाषाई जो है वो तादाद में स्थापित नहीं होता है हिंदी में, कर्नाटक से आते हैं तो थोड़ा सा तो वो मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि जो जनता के साथ कनेक्ट होने की बात है, ये एक डिफरेंस है, ये भी एक डिफरेंस दिखा मुझे, क्योंकि हिंदी पट्टी में ही कांग्रेस कमजोर है, वहीं पर भाषा का सबसे ज्यादा जरूरत होती है हिंदी की खास तौर पर, और वहीं पर कांग्रेस मार खा जाती है। हाँ, ये भाषा का कनेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आप अपने अपने विट एंड ह्यूमर जो होता है, विट एंड ह्यूमर जिसको कहते हैं कि जो कि खासकर हम लोग बीजेपी प्रधानमंत्री की जो है शैली में ज़्यादा पाते हैं, उसके साथ में उसको कम्पीट कर पाना अभी जो है ऑपोजिशन के ज़्यादातर नेताओं के लिए मुश्किल सी बात है। एक बात कांग्रेस ने और कही सर कि पिछले 10 सालों में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी जांच करेंगे। ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, जाहिर सी बात, जो भी सरकार आती है वो पिछली सरकार के जो स्टेप्स होते हैं उनकी जांच करवाने की बात करती है, और कितना जस्टिफाइड होता है वो तो समय के साथ प्रूफ होता है। वो अपने ढंग से न्याय करने की बात करते हैं, ये और जो वर्तमान सरकार है वो कह रही कि हम जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हम ये आप यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग बात कहूँगा, जब इंदिरा गांधी अपने एपेक्स पे थी, जिस तरह की इस समय प्रधानमंत्री मोदी अपने जो कार्य के एपेक्स पे जो मोस्ट पावरफुल पोजीशन में है, तो एक सामंजस्य आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इंदिरा गांधी कहती थी कि मैं
गरीबी हटाने की बात कह रही हूँ, और ऑपोजिशन कह रहा है कि इंदिरा हटाओ। जी। आप उसी तरह का शाम में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी आजकल सभाओं में कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचारियों को हटाने की बात कर रहा हूँ, ऑपोजिशन मुझे हटाने की बात कर रहा है, भ्रष्टाचारियों को डिफेंड कर रहा है। तो एक सामंजस्य आप देखेंगे, चेहरे अलग हैं लेकिन राजनीति करने का तरीका लगभग हाँ, एक आप ही है। देखेंगे कि दोनों के स्पीचेज में मोर और लेस ये सिमिलैरिटी दिख रही जी, है। जी। तो ये राजनीति का अपना अपना रंग है। जी। अब समय के साथ में अब चुनाव बिल्कुल इसका परिणाम अब शुरू हो गया है, परिणाम 4 जून को आएगा, तो ये सब का रिफ्लेक्शन दिख ही जाएगा। बिल्कुल। तो कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, बहुत सारे लुभावने वादे किए हैं। तो हमने आपको बताया कि दक्षिण भारत में जिस प्रकार से वहाँ के जो राज्य हैं वहाँ पर क्या-क्या स्कीम्स राज्य सरकारों द्वारा दी जाती हैं और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन दोनों योजनाओं के बारे में हमने आपको बताया और इन दोनों योजनाओं को लेकर आपकी क्या राय है, दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रहेगी 4 जून को जब नतीजे आएंगे ये पता चलेगा। लेकिन इसे लेकर आपकी क्या राय है, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, अपनी राय जरूर कमेंट में दें और साथ ही लगातार जुड़े रहें पोल पंच के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।